हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आज के साथ मैंने कुछ शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इनफैक्ट कुछ लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट किया, तो इससे पहले आपको मैं सोशियोलॉजी में चैप्टर 1 स्ट्रक्चरल चेंज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे चुका हूँ। आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कल्चरल चेंज चैप्टर से कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। और जैसा कि आपका सोशियोलॉजी का पेपर बस कुछ ही दिन दूर है, आज हिंदी का पेपर आपका हो चुका है। आई होप सो बहुत अच्छा गया होगा। तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है। प्रोसेस ऑफ संस्कृतिजाइजेशन इनकरेजेस इनइक्वालिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन डिस्कस। अब हमें ये देखना है कि जो संस्कृतिजाइजेशन की प्रोसेस है वो कैसे डिस्क्रिमिनेशन को पैदा करती है। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? भेदभाव को पैदा करना। या फिर इसमें जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया वो है इनइक्वालिटीज़ को कैसे पैदा करती है। अब मैंने आंसर ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है और उसका आंसर आपको दूंगा भी कि थ्रू द प्रोसेस ऑफ संस्कृतिजाइजेशन द लो कास्ट पीपल ट्राई टू अपलिफ्ट देयर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। अब इसके थ्रू क्या होता है, वो लोग अपना इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल स्टेटस है वो अपलिफ्ट करने की कोशिश भी करते हैं वो लोग। और जो लोअर कास्ट हैं वो ये सोचती हैं कि जो अपर कास्ट है वो सुपीरियर है, हैंस टू बी इमिटेटेड, और इसलिए उनको इमिटेट किया जाना चाहिए, उनकी नकल की जानी चाहिए। एंड जस्टिफिकेशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन एज ए मार्क प्रिविलेज ऑफ अपर कास्ट मेक्स इट अ डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम। अब डिस्क्रिमिनेटरी क्या होता है, भेदभाव वाला सिस्टम कैसे बन जाता है कि जस्टिफिकेशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ इनइक्वालिटी, क्योंकि हम कहते हैं इनइक्वालिटी जो है ना वो जस्टिफाइड है, इनइक्वालिटी होनी चाहिए। एंड एक्सक्लूजन एज ए मार्क प्रिविलेज ऑफ अपर कास्ट। अब जैसे अपर कास्ट क्या होती है, वो लोग आपने देखा होगा पहले के टाइम में क्या होता था, हमारा जो समाज है वो 4 डिफरेंट वर्णों में बटा हुआ था, जातियों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण टॉप लेवल पे आ जाते थे, तो जो बाकी जो कास्ट होती थी, जो नीचे नीचे शूद्र वगैरह होते थे, ये तो आउटकास्ट ही माने जाते थे। तो ये बेसिकली ये जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड है। बट अभी इसको हम थोड़ा सा मॉडर्न कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमें लगता है कि हमें सबको इक्वालिटी देनी चाहिए। ये थोड़ा सा भेदभाव वाला प्रोसेस है ही है। अब यहाँ पर नंबर 1 पॉइंट है प्रोसेस दैट इज जेंडर्ड दो प्रोग्रेसिव फॉर मेन अपर कास्ट प्रैक्टिस लाइक पुर्दा सिस्टम लो एज ऑफ मैरिटरी इन प्लेस ऑफ ब्राइड प्राइस आर रिग्रेसिव एज फार एज विमेन आर कंसर्न। अब देखो, अगर विमेन को लेकर आप ऐसी चीज़ें, डवरी सिस्टम आपका है, उनकी जल्दी शादी हो जाती है, या पुर्दा सिस्टम है, तो कहते हैं ये तो डिस्क्रिमिनेटरी है ही है। चलो ये तो हम मॉडर्न कंटेक्स्ट में कह ही सकते हैं, वो तो गया सिस्टम। बट ये तो प्रोसेसेस आज की डेट में भी अगर हैं तो ये गलत है बिल्कुल। दूसरा क्या है, जो इरोजन हो रहा है दलित कल्चर का वुड बी एन एक्सपेक्टेड आउटकम एंड द वर्क परफॉर्म बाय दलित इज ऑल्सो कंसिडर्ड शेमफुल एंड इट लीड्स टू द इरोजन ऑफ दलित कल्चर एंड ईथोस। अब देखो, जो दलित लोग हैं, जो लोग वो काम करते हैं, वो आज की इस डेट में सोसाइटी में ना उसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। वो कहते नहीं ये बिल्कुल जो है ना लो लेवल का काम होता है या कुछ भी कहते, बट इससे उनका कल्चर तो ख़त्म हो रहा है ना। इसके अलावा जो अपर कास्ट है लुक डाउन अपॉन द लोअर कास्ट, वो उनको बिल्कुल नीचा देखती है। तो इट रिफ्लेक्ट्स अनडेमोक्रेटिक विजन इन द सोसाइटी। दस संस्कृतिजाइजेशन क्रिएट्स इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन इंस्टेड ऑफ रेजिंग देम। कहते ये जो है उनको जो बिल्कुल इरेज तो चाहे करे ना करे, लेकिन इनइक्वालिटी आती है, इन डिस्क्रिमिनेशन जो नहीं होना चाहिए, हम कहीं डिस्क्रिमिनेशन, वो चीज़ होनी चाहिए। अब कुछ हद तक तो हम इसमें चेंज ला सकते हैं, बट ऑल टुगेदर चेंज करना बहुत जल्दी तो पॉसिबल नहीं है। बट इवन देन इट इज़ हैपनिंग कि कैसे जो है जो लोग बहुत लो लेवल के हैं वो अपने आप को हाई करने की कोशिश करते हैं। उसके चक्कर में क्या हो जाता है कि जो अपर कास्ट है वो लो कास्ट वालों को थोड़ा सा और भी लो मानने लग जाती है। ऐसी जो सेकंड क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय का, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है अगर इंडिया में सोशल रिफॉर्म्स की बात करें, उन्होंने कहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? योगदान देना। तो राजा राम मोहन राय इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। रेनेसांस क्या होता है? जब पुनर्जागरण का वक्त हुआ, जब रीअवेकनिंग होती है, लिटरेचर में ये वर्ड यूज़ किया जाता है कि जब लोगों को लगा कि हाँ ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ख़राब हैं, जो डरी सिस्टम है या पोस्ट चाइल्ड मैरिज है, तो पुर्दा सिस्टम है, तो उन्होंने एक नया अवतार लिया, एक नया जागरण किया। ही मेड अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन इन इनिशिएटिंग सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया एंड द फॉलोइंग आर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। जैसे सबसे पहले क्या, उन्होंने सती प्रथा को ख़त्म किया। वेस्टर्न एजुकेशन इंडियंस के अंदर जो है वो डेवलप की कि इंडिया के लोग इस चीज़ को सीखें तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाएंगे। और उनका जो इन्फ्लुएंस था वो एपरेंट था। एपरेंट क्या, बिल्कुल क्लियर था
in the field of politics, public administration and education as well as relation. इन सब फील्ड में उनका इन्फ्लुएंस था, बहुत प्रभाव था. He worked for the improvement in the position of women. He stressed on rational and modern scientific approach. और उन्होंने रेशनल और मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच के ऊपर भी स्ट्रेस दिया, जोर दिया. साथ में उन्होंने विडो री मैरिज के ऊपर और एजुकेशन ऑफ वीमेन के ऊपर भी स्ट्रेस दिया कि इनको राइट मिलना चाहिए. अगर किसी विडो का मतलब क्या होता है, जिस लेडी के पति की डेथ हो जाती है तो उसको शादी करने का हक होना चाहिए और उनको वीमेन को एजुकेशन लेने का हक भी होना चाहिए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट मार्क्ड these 19th century social reform attempts was a modern context and mix of ideas. Interpret the given statement. अब यहाँ पर देखिए, these 19th century social reform attempt was a modern context and mix of ideas as in the following ways. जैसे सबसे पहले क्या है, it was a creative combination of modern ideas of western liberalism and new look on traditional literature. अब जो हमारा ट्रेडिशनल लिटरेचर था उसको देखने का हमने नज़रिया बदला, अपनी सोच बदली. और जो क्रिएटिव कॉम्बिनेशन है मॉडर्न आइडियाज़ का वेस्टर्न लिटरेचर को लेकर, ऐसी फिर से यहाँ पर राजा राम मोहन राय का नाम आ जाएगा. ही अटैक द प्रैक्टिस ऑफ सती ऑन द बेसिस ऑफ बोथ अपील्स टू ह्यूमैनिटेरियन एंड नेचुरल राइट डॉक्ट्राइंस एज वेल एज हिंदू शास्त्रास. वो कहते हैं कि देखो ये तो बिल्कुल गलत है, सती प्रथा बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए. और राणा डे की बात करें, उनकी जो राइटिंग है एंटाइटल द टेक्स्ट ऑफ हिंदू लॉज ऑन द लॉफुलनेस ऑफ द री मैरिज ऑफ विडोज एंड वैदिक अथॉरिटीज फॉर विडो री मैरिज इलेबोरेटेड द शास्त्रिक सैंक्शन फॉर री मैरिज ऑफ विडोज. वो कहते हैं कि देखो जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं अगर वहाँ पर विडो को शादी करने की परमिशन नहीं है, बट टाइम के साथ साथ ही सब कुछ आपको चेंज करना होगा. ये राणा डे ने अपनी जो बुक है द टेक्स्ट ऑफ हिंदू लॉज उसमें लिखा है. द कंटेंट ऑफ न्यू एजुकेशन वॉज मॉडर्नाइजिंग एंड लिबरल. और जो हमारी नई एजुकेशन थी उसमें जो कंटेंट था, जो हमें पढ़ने के लिए मिला, जो मटेरियल, वो मॉडर्नाइजिंग भी था, लिबरल भी था. और लिटरेरी कंटेंट ऑफ द कोर्सेज इन द ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस वॉज ड्रॉन फ्रॉम द लिटरेचर ऑफ द यूरोपियन रेनेसां. हमने यूरोप के अंदर जो रेनेसां हुआ, जो रेफॉर्मेशन हुई, वहाँ पर सुधार हुए, एनलाइटनमेंट हुआ, वहाँ से बहुत कुछ सीखा. तो इस जो हैं इसके जो थीम्स हैं वो ह्यूमनिस्टिक थे, सेकुलर एंड इवन लिबरल थे. अब यहाँ पर आप ये देखिए, ह्यूमनिस्टिक क्या है, ह्यूमन ग्राउंड पे उनको तैयार किया गया था या उनकी सोच ऐसी हो गई थी. सेकुलर थे, किसी पर्टिकुलर धर्म को लेकर इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी. और इवन लिबरल तो थे ही. सर सैयद अहमद खान की अगर बात करें तो उनकी जो इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम है, उन्होंने एम्फोसाइज किया द वैलिडिटी ऑफ फ्री इंक्वायरी यानी इत्तिहाद एंड द अलग सिमिलैरिटीज बिटवीन कुरानिक रेवोल्यूशन एंड द लॉज ऑफ नेचर डिस्कवर्ड बाय मॉडर्न साइंस. तो उन्होंने भी कहा कि देखो भाई, तुम थोड़ा सा अपने आप को चेंज कीजिए, अपनी सोच को चेंज कीजिए. जो कुरान के अंदर बातें बताई गई हैं उसको थोड़ा और तरीके से, ब्रॉड तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया. ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशोलॉजिस्ट हैव ट्राई टू डिफाइन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स मॉडर्नाइजेशन. ये सोशोलॉजिस्ट ने ट्राई किया डिफाइन करने की मॉडर्नाइजेशन एक्चुअल में क्या होता है उनके अकॉर्डिंग देखें तो. सोशोलॉजिस्ट हैव ट्राई टू डिफाइन जो कॉन्स्टिट्यूट करता है मॉडर्नाइजेशन को. जैसे सबसे पहले क्या, फ्रॉम द 19th एंड 20th सेंचुरी द टर्म मॉडर्नाइजेशन बिगैन टू बी एसोसिएटेड विद पॉजिटिव एंड डिजायरेबल वैल्यूज. पहले क्या होता था, मॉडर्नाइजेशन रेफर टू इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस. यानी ये होता था कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है पुराने टाइम में कि आप टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर लीजिए या प्रोडक्शन प्रोसेस आप बेटर कर लीजिए, दैट इज मॉडर्नाइजेशन पहले टाइम में. इट रेफर टू द पाथ ऑफ डेवलपमेंट दैट मच ऑफ द वेस्ट यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिका हैज टेकन. जैसे पुराने टाइम में ऐसा होता था भी अगर उन्होंने जो डेवलपमेंट की अगर आप अपने देश में कर रहे हैं तो समझिए आप मॉडर्नाइज हो गए, आप मॉडर्न हो गए हैं. Modernization assumed that local ties and parochial perspectives give way to universal commitments and cosmopolitan attitudes. यानी हमारे पता क्या सोच होती है कि अगर हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं है तो आप इंडस्ट्रीज को डेवलप कीजिए. इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट का मतलब है आप मॉडर्न हो गए. तो पीपल आर इन्फ्लुएंस नॉट जस्ट बाय लोकल बट यूनिवर्सल कंटेक्स्ट. और इसके अलावा क्या है, वर्क गेट बेस्ड ऑन चॉइस नॉट बर्थ. ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको जन्म के आधार पे काम नहीं मिलेगा बट चॉइस की, आपको जो अच्छा लगता है वो आप कीजिए. और ए साइंटिफिक एटीट्यूड एंड रेशनल अप्रोच मैटर्स. इसके लिए हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी. साइंटिफिक एटीट्यूड और रेशनल अप्रोच ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी.
अब देखिए नेक्स्ट है, जैसे डिफरेंस बताना है राइट्स के अंदर, राइट्स हो गए और इधर से हो गया सेकुलराइजेशन। अब इसमें क्या डिफरेंस है ये आपको थोड़ा सा बताना है दोनों के अंदर, कि ये आपको डिफरेंस वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, और 100% कहता हूँ ये क्वेश्चन आपको आएगा डिफरेंस वाला। तो शॉर्ट नोट है, द कस्टम्स एंड एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द रिलीजन, जो रिलीजन से हमारी एक्टिविटीज रिलेटेड हैं वो उनको राइट्स या रिचुअल्स कहते हैं। और सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन। सेकुलरिज्म क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन। धर्म के अंदर अगर किसी प्रोसेस का डिक्लाइन हो रहा है वो हमारा सेकुलरिज्म होता है। और विद सोसाइटी बिकमिंग सेकुलराइज्ड इट हैड बीन बिलीव्ड बाय मेनी people will leave the traditions of rites and rituals, however that is not entirely, लेकिन कहते हैं बिल्कुल सही नहीं है। एक कंसिडरेबल पार्ट जो होता है रिचुअल का इन इंडिया हैज डायरेक्ट रेफरेंस टू द परस्यूट ऑफ सेकुलर एंड्स। अब दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड, आप दोनों को अलग नहीं कर सकते। और हमने देखा भी है कुछ पिछले सालों में जो इकोनॉमिक पॉलिटिकल और स्टेटस डायमेंशंस हैं रिचुअल्स के, ऑफ रिचुअल दे हैव नॉट बीन कांस्टेंट, ये अब कांस्टेंट नहीं है, थोड़े से टाइम टू टाइम चेंज होते रहे हैं। ऐसे ही और है कास्ट और सेकुलराइजेशन के बीच में, देखिए डिफरेंस क्या है। जैसे ये तो राइट्स और उसके बीच में था, अब कास्ट और इसके बीच में है, तो ये भी आपने देखना है। अब कास्ट का रोल क्या है, कास्ट के बारे में तो आप जानते हैं, कास्ट सिस्टम ऑपरेट्स विद इन ए रिलीजियस फ्रेमवर्क in India and belief systems of purity and pollute were central to its practice। purity and pollute ये दो हमारे बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट थे इसकी कास्ट सिस्टम की प्रैक्टिस में, जो चलती रही है पहले भी। however presently caste is functioning as a pressure group, कहते हैं आज के टाइम में ये प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम करती है। और बड़ी सारी जो कास्ट बेस्ड एसोसिएशंस हैं या पार्टीज हैं, दे आर इंक्रीजिंगली ज्वाइनिंग इंडियन पॉलिटिक्स, thus resulting in secularization of caste। तो इसकी वजह से भी लगता है कि कास्ट का वो इन्फ्लुएंस अब खत्म हो रहा है, क्योंकि जब आप इसको सेकुलर कर रहे हैं उस तरीके से, टुडे पॉलिटिशियंस मोबिलाइज कास्ट ग्रुपिंग्स एंड आइडेंटिटीज इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज देयर पावर, वेयर देयर आर other types of groups and other bases of associations, politicians approach them as well, and as they change the form of such organizations they change the form of caste as well। तो देखिए पॉलिटिशियंस या पॉलिटिक्स ये भी अब सारी इसी उस पे घूमती है। अब आप लोग कहेंगे कि क्वेश्चंस तो चलो थोड़े बहुत डिस्कशन में आ गए, लेकिन इनके आंसर्स कैसे प्रोवाइड करूं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनके आंसर मैं दे दूंगा, ताकि आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। जो बोला है उसको आप पढ़ भी सकते हैं वहाँ पर, और किसी और तरह की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। और साथ में इंग्लिश की वीडियोस देखना मत भूलिएगा साइड बाय साइड, वो भी आपको मैं लिटरेचर पार्ट की 2 वीडियोस दे चुका हूँ, अभी 3-4 वीडियोस में भी 5 वीडियोस आपको आपके 13 मई के पेपर से पहले ज़रूर मिलेंगे। साथ में राइटिंग पार्ट भी अब आने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच, हैव वेरी नाइस डे।